मिठाई के सिरा में तो मक्खियां गिरती ही रहती है। मक्खियों के बैठने से कोई अपना खाना नहीं छोड़ देता। यही सोच राजा चुप रह गया, परंतु रानी से अक्सर इस बात को लेकर नाराज रहता। रानी भी उसे समझाने की कोशिश करती कि आपको गलतफहमी हुई है, छोटा राजकुमार आप ही का बेटा है। मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि आपके कुछ अपनी गलत आदतों के चलते गलतफहमी हुई है। दरअसल बात यह हुई थी कि राजा अपनी राज नर्तकी से छुपकर मिला करता था। राजा कहीं भी जाए नर्तकी से मिलने भेष बदल कर भी आ जाता था। एक बार राजा नर्तकी से मिलने तो आ गया, परंतु नर्तकी उस वक्त उससे नहीं मिल सकती थी, क्योंकि राजस्वला थी। तो उसने अपने बदले रानी को ही भेज दिया था। राजा अंधेरे में पहचान नहीं पाया था कि नर्तकी नहीं, ये तो मेरी रानी है। और रानी ने भी उस वक्त मौन धारण कर लिया था, अतः राजा पहचान नहीं पाया। उसे तो बस यही खबर थी कि रानी से 12 महीने तक नहीं मिला हूं, फिर भी उसे पुत्र कैसे हो गया। राजा को छोटे राजकुमार से नफरत करने का एक और भी कारण था कि 2 राजकुमार तो काफी हंस-खुश थे, परंतु छोटा राजकुमार काफी मरियल था। धीरे धीरे तीनों राजकुमार बड़े हो रहे थे। राजा को एक शौक था अपना बगीचा घूमने जाने का। कारण था कि उसके बागीचे में एक दिव्य पेड़ था। उस पेड़ को राजा के एक पूर्वज ने तब बल से प्राप्त किया था। पहाड़ी के तराई में होने के कारण उस राज्य को कोई आय का विशेष स्रोत नहीं था। अक्सर राजा तंगहाली में रहा करते थे। तो राजा सर्वदमन के एक पूर्वज ने तपस्या कर एक सुनहरा पेड़ प्राप्त किया था, जो रोज 100 सोने का फल देता था। उसी फल के बदौलत राजा के सभी खर्चे चल पाते थे, तथा राजा प्रजा को भी भरपूर मदद कर दिया करता था। राजा ने उस खास पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष पहरेदारी लगा रखा था। पहरेदार रात दिन पहरा दिया करते थे कि अचानक एक दिन एक पहरेदार भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज उस दिव्य पेड़ के एक फल को किसी ने चुरा लिया है। मैं रोज सुबह में उस पेड़ से सोने का फल तोड़ने जाता हूँ, तो उस पर 100 फल लगे होते हैं, परंतु आज उसमें से एक कम है। राजा बोला कि कौन है वो चोर जो फल चुरा रहा है, उसका पता लगाओ। वैसे चोर को हम कभी माफ नहीं करेंगे। जो राजा के बाग से सोने का फल चोरी करता है, उसे हम तुरंत फांसी चढ़ाएंगे। राजा के बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आज्ञा हो तो मैं आज रात को पहरे पर जाऊं और उस चोर को पकड़ने का प्रयास करूं। राजा बोला, अवश्य पुत्र, तुम जरूर जाओ और चोर को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। हमें पूरी उम्मीद है तुम उस चोर को पकड़ पाने में सफल हो जाओगे। बड़ा राजकुमार रात भर पहरा देता रहा। वहां कोई भी चोर चोरी करने नहीं आया। सुबह में फल तोड़ने वाला पहरेदार ने फल तोड़ा तो एक फल कम था। पहरेदार के साथ बड़ा राजकुमार राजा के पास गया और बताया कि महाराज, मैंने बड़ी मुस्तैदी के साथ रात भर पहरा दिया है। बगीचे में कोई चोर तो दूर की बात, एक चूहा भी नहीं आया। फिर भी एक फल कम हो गया है। हमें तो लगता है कि पेड़ ने ही फल देना कम कर दिया है। राजा बोला, नहीं राजकुमार, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है। वह फल देना कम नहीं कर सकता। अवश्य ही कोई खतरनाक चोर है, जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंककर फल चुरा रहा है। तभी मझला राजकुमार बोल पड़ा, पिताजी, आज्ञा हो तो मैं आज की रात पहरेदारी पर जाऊं। राजा बोला, हाँ बेटे, तुम्हें अवश्य आज की रात पहरेदारी पर जाना चाहिए। राजा का मझला बेटा भी पहरेदारी के लिए रात में निकल पड़ा।
उसने भी बड़ी मुस्तैदी से रात भर खड़े रहकर पहरा दिया और खुश था कि कोई चोर आज बाग में नहीं आया। अतः आज सोने का फल सही सलामत है। परंतु जब पहरेदार ने फल तोड़ा तो 99 ही निकले, यानी एक फल कम था। मजरा राजकुमार भी पहरेदार के साथ राजा के पास आया और बताया कि पिताजी, हमने पहरेदारी तो बहुत सख्ती से की, परंतु सुबह में एक फल कम पाया गया। अतः हमें भी अब यही लग रहा है कि पेड़ ने फल देने की संख्या घटाकर 99 कर दिया है। कोई चोर उचक्का फल को नहीं चिढ़ा रहा। राजा मजले राजकुमार की बात मान कुछ सोचने लगा। तभी सबसे छोटा राजकुमार वहां पधारा और बोला, पिताजी, पेड़ की पहरेदारी का एक मौका मुझे भी दीजिए। राजा ने देखा कि सामने छोटा राजकुमार है तो उस पर काफी जल भून गया। बोला, जब हमारे 2 बहादुर पुत्र चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो तू मरियल वहां जाकर क्या कर लेगा? हम तुम्हें वहां भेजकर खुद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तुम अभी जाओ यहाँ से और महारानी के गोंद में खेलो। छोटा राजकुमार उदास हो माँ के पास गया और राजा की कही बात बताई तो रानी खुद राजा के पास गई और बोली कि आप छोटे राजकुमार को पहरेदारी पर क्यों नहीं भेजते? आपको तीनों राजकुमारों की प्रतिभा को परखने चाहिए। दरबारियों ने भी रानी के बात का समर्थन किया तो राजा ने उसे पहरेदारी पर जाने की आज्ञा दे दी। रात में छोटा राजकुमार पूरी तैयारी के साथ पहरा देने लगा। उसने अपने भाइयों से सुन रखा था कि कोई चोर नहीं आ रहा, तो उसने जमीन की पहरेदारी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह लगातार पेड़ की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आकाश मार्ग से ही कोई फल की चोरी कर रहा है। आधी रात में उसकी शंका सच में बदल गई। उसने देखा कि आकाश मार्ग से एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और बहुत आसानी से सोने का फल तोड़कर उड़ने को हुआ। तभी राजकुमार ने निशाना लगाकर एक छोटा पत्थर उसके तरफ उछाल दिया। पत्थर उसके पंख से जा लगा और एक सुनहरा पंख टूटकर गिर गया, परंतु तोता वहां से एक फल लेकर उड़ जाने में कामयाब रहा। राजकुमार उस पंख को उठाकर जेब में रख लिया। सुबह में 99 फल लेकर पहरेदार के साथ राजा के पास वापस आ गया। उसने राजा से बताया कि महाराज, चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक तोता है। वह तोता भी कोई साधारण तोता नहीं है, वह सोने के पंखों वाला तोता है। राजा बोला, क्या बकवास करते हो? कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं इसका प्रमाण भी साथ लाया हूँ। उसने जेब से सोने का पंख निकालकर राजा को दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो देखने लगा। उसे पहली बार बेमन से ही छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। राजा बोला कि इतना सुंदर सोने का तोता आखिर रहता कहाँ है? उसे इस तरह जंगल में भटकने के बदले हमारे दरबार में होने चाहिए तथा हमारे दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। राजा ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया कि तुम जाओ और सुनहरे तोते को पकड़कर दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार तोते को ढूंढने जंगल में चल पड़ा। उसे जंगल में ढूंढने से कहीं भी सुनहरा तोता नहीं दिखा। तभी सहसा उसे एक मृग दिखाई दिया, तो सोचा कि तोता मुझे कहीं मिला नहीं, इस मृग का ही शिकार कर लेता हूँ और अपने महल वापस लौट चलता हूँ। पिताजी ऐसा सुंदर मृग देख हमारे ऊपर बहुत खुश होंगे। उसने मृग के ऊपर बाण चलाना चाहा, तभी मृग मनुष्य की तरह बोलने लगा। मृग बोला, राजकुमार, तुम मुझे मारने का विचार छोड़ अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें जो काम मिला है उसे पूरा करो।
मैं तुम्हें सुनहरे तोते के विषय में बता सकता हूँ। राजकुमार बोला, तो जल्दी बताओ, मैं तुम्हें नहीं मरूंगा। मृग ने बताया कि यहाँ से 3 कोस पूरब जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उसमें बनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे नगर से सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। उसमें नृत्य के साथ कबाब और सबाब की भी व्यवस्था भरपूर होगी। उसमें मदिरा पान लगातार चल रहा होगा। राजकुमार बोला, बस अब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मृग बोला, अरे मेरी पूरी बात सुन तो लो। राजकुमार बोला, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ और तुम्हें ले चलकर बनवासियों को दे देता हूँ। वे हम पर खुश हो हमारी और भी आवभगत करेंगे। इतना कह राजकुमार मृग पर तीर चला दिया, परंतु मृग वहां से गायब हो चुका था। राजकुमार के बहुत ढूंढने पर भी मृग कहीं नजर नहीं आया तो राजकुमार खाली हाथ ही गुफा के तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि मृग के बताए अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ शराब, कबाब और सबाब की भरपूर प्रबंध है। कोई किसी को रोक टोक भी नहीं रहा। तो राजकुमार उसी में शामिल हो गया और मंदिरा पीने के बाद भूल गया कि किस लिए चला था। उसे तो यहीं पर बहुत आनंद आ रहा था। बड़े राजकुमार के गए हुए जब 2 दिन बीत गया तो राजा थोड़ा चिंतित हुआ और अपने मझले राजकुमार से कहा कि बड़ा राजकुमार अभी तक लौट कर नहीं आए। तुम सुनहरे तोता और राजकुमार का पता लगाने के लिए जंगल में जाओ। जरूरत हो तो अपने साथ कुछ सैनिक भी ले सकते हो। मझला राजकुमार बोला, पिताजी आप भी क्या बात करते हैं? क्या मेरी वीरता पर आपको कोई शक है? राजा बोला, नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अकेले ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। मझला राजकुमार अपने बड़े भाई और सुनहरा तोते की खोज में चल दिया। उसे भी रास्ते में वही मृग मिल गया। मृग को देखते ही मझला राजकुमार उसे मारने के लिए तीर धनुष उठाया। तभी मृग मनुष्य की तरह बोल पड़ा, राजकुमार, मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि मैं जीते जी तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। मझला राजकुमार बोला, बोलो तुम मेरी किस तरह मदद कर सकते हो? तब मृग बोला, सबसे पहले तुम्हें तोते की खोज के विषय में बताता हूँ। मृग ने बताया कि यहाँ से 3 कोस पूरब जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी, उसमें बनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे नगर से सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। उसमें नृत्य के साथ कबाब और सबाब की भी व्यवस्था भरपूर होगी। उसमें मदिरा पान लगातार चल रहा होगा। मझला राजकुमार बोला, बस मैं सब समझ गया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मृग बोला, राजकुमार, तुम अपने बड़े भाई की तरह गलती मत करो, मेरी पूरी बात सुन लो। मझला राजकुमार बोला, कुछ सुनाने के लिए तुम्हें मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। उसने मृग पर तीर चला दिया, मगर तीर चलाने से पहले ही मृग वहां से अंतर्ध्यान हो चुका था। मझला राजकुमार मृग को आसपास बहुत ढूंढा, परंतु मृग कहीं नहीं मिला। तो सोचा, यहाँ व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा चलकर आगे गुफा में मजे लिए जाए। वह जल्दी से गुफा के पास गया तो देखा कि वहां तो मजे ही मजे हैं। आलम यह है कि कोई किसी को रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तो मझला राजकुमार भी गुफा में आनंद उठाने लगा। 3 दिन बीत जाने पर जब दोनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा बहुत चिंतित हुआ और स्वयं पता लगाने का विचार करने लगा। तभी राजा को चिंतित देख छोटा राजकुमार बोल पड़ा, पिताजी आज्ञा हो तो अपने दोनों भाइयों की खोज के लिए और सुनहरा तोता के खोज के लिए मैं जंगल में जाऊं? राजा बोला, पहले तो तुम दरबार में
पिताजी कहकर मुझे मत बुलाया करो। दूसरी बात कि अपनी औकात के अनुसार ही निर्णय लिया करो। जो चीज तुम्हारे बस की नहीं उस पर सोचा भी मत करो। जाओ अपनी माँ के गोद में खेलो। छोटा राजकुमार कोई बच्चा नहीं था, बस थोड़ा दुबला पतला था। उसे इस तरह अपनी बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। वह अपनी माँ के पास गया और राजा की कही बात माँ से सुनाया। रानी अपने छोटे पुत्र से बेहद प्यार करती थी। रानी काफी गुस्से में होकर राजा के पास भरे दरबार में गई और राजा से बोली कि आपने छोटे राजकुमार को सुनहरे तोता के खोज में क्यों नहीं भेजा? आप एक धर्मात्मा राजा हो, तो मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर कोई और इल्जाम लगे। रानी के तेवर देख राजा अनमने ढंग से बोला, जाओ तुम भी सुनहरे तोते का पता लगा आओ। छोटा राजकुमार सुनहरा तोते की खोज में चल पड़ा। जंगल में जाने पर उसे वही मृग मिल गया। छोटे राजकुमार सुंदर मृग देख उसे मारने के लिए धनुष उठाया तो मृग बोल पड़ा, राजकुमार तुम अपने दोनों भाइयों की तरह मूर्खता मत करो। मैं सुनहरे तोते की खोज में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजकुमार बोला, क्षमा करें मृगराज, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ ने आते वक्त कहा था कि कोई हिंसा मत करना। मैं माँ की बात भूल गलत करने जा रहा था। आपने मुझे रोका, इसके लिए आपको धन्यवाद। मृग बोला, राजकुमार तुम एक भले राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मृग ने बताया कि यहाँ से 3 कोस पूरब जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें बनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे नगर से सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। उसमें नृत्य के साथ कबाब और सबाब की भी व्यवस्था भरपूर होगी। उसमें मदिरा पान लगातार चल रहा होगा, परंतु तुम्हें वहां ना तो रुकना है ना उधर देखना है। तुम आगे बढ़ते जाओगे। 1 कोस आगे जाने पर तुम्हें दूसरी एक गुफा मिलेगी। उसी में तुम्हें प्रवेश कर जाना। गुफा लंबी होगी। गुफा के उस पार जाओगे तो तुम्हें एक अलग दुनिया मिलेगी। इस वक्त वहां रात का समय हो गया होगा। सभी खा पी कर सो गए होंगे। तुम निडर होकर राजमहल में प्रवेश कर जाना। सामने ही पिंजरा में एक सुनहरा तोता झूल रहा होगा। तुम बेधड़क पिंजरे को लेकर महल से बाहर निकल जाना। तोता तुम्हें बहुत भरमाने की कोशिश भी करेगा। वहां बहुत से पिंजरे भी पड़े होंगे। तोता कभी बोलेगा कि मुझे सोने की पिंजरे में ले चलो, कभी कहेगा चांदी के पिंजरे में मुझे ले चलो, परंतु तुम तोते के बात को अनदेखा कर देना। अब तुम जाओ और अपना काम सफलता पूर्वक करके आओ। छोटा राजकुमार मृग की बात मान वहां से चल पड़ा। उसे रास्ते में एक गुफा मिली, जहां से नाच गान की आवाज आ रही थी, परंतु छोटे राजकुमार ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। आगे चलने पर उसे और एक गुफा मिली। उसमें वह प्रवेश कर गया। उस पार जाने पर सचमुच एक अलग दुनिया थी। सामने एक बहुत बड़ा राजा का महल था। राजकुमार उसमें प्रवेश कर गया। वहां बहुत से पहरेदार पहरा दे रहे थे, परंतु राजकुमार को किसी ने नहीं रोका। वह राजमहल के अंदर उस तोते तक पहुंच गया, जहां वह एक पिंजरे में तोता लटक रहा था। राजकुमार उस सुनहरा तोता को देखते ही पहचान गया कि यही वह तोता है जो हमारे बाग से फल चोरी कर लाया था। राजकुमार ने बिना देरी किए पिंजरे को उठाया और बाहर चल दिया। तोता राजकुमार से बोला, राजकुमार आप भी क्या गजब करते हो। अरे जब मुझे साथ ले जाने के लिए आए हो तो इस टूटे पिंजरे में लेकर जाओगे। अरे यहाँ बहुत से सुंदर पिंजरे पड़े हैं, किसी एक में रख कर ले चलो। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तोता बोला, अच्छा तो तुम
उस धोखेबाज मृग की बातों में आ गए हो। अरे वह बहुत लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। तुम अपने दिमाग से सोचकर काम करो। जरा सोचो कि जब बहू बेटी की विदाई होती है तो क्या पुराने कपड़ों में जाती है? पालकी घर में रहते हुए क्या पैदल जाती है? इस वक्त तुम समझो कि मेरी विदाई कराने आए हो तो मुझे सोने के पिंजरा नहीं तो चांदी के ही पिंजरे में ले चलो। मैं जब खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ तो डर किस लिए रहे हो? राजकुमार को लगा कि तोता शायद ठीक कह रहा है। हमें चांदी के पिंजरे में ही इसे ले जाना चाहिए। राजकुमार ने ज्यों ही पुराने पिंजरे से तोते को निकाल चांदी के पिंजरे में डाला, तोता चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे चोर चुरा कर लिए जा रहा है। तोते की आवाज सुन पहरेदार सजग हो गए और राजकुमार को बंदी बना लिया। सुबह तोता चोरी के जुर्म में राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा बोला, तुम कौन हो और क्यों तोता की चोरी करना चाहते थे? राजकुमार बोला कि मैं राजा सर्वदमन का छोटा राजकुमार हूँ और आपके दरबार से तोते की चोरी करने आया था। राजा बोला, तुम्हें शायद नहीं पता कि हमारे राज्य में चोरी करने की सजा सिर्फ मौत है और हम तुम्हें फांसी की सजा की हुक्म देते हैं। परंतु यह जानते हुए कि तुम एक राजकुमार हो तो हम तुम्हारी सजा माफ करने पर भी विचार कर सकते हैं। परंतु इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से 20 कोस दूर एक राजा राज करता है। उसके पास एक सोने का यांत्रिक घोड़ा है। उस घोड़े की चाल ऐसी है कि जमीन पर नहीं चलता। वह उड़ता हुआ वायु वेग से एक क्षण में आंखों से ओझल हो जाता है। उस पर सवारी करने वाले को ना तो कोई मनुष्य पकड़ सकता है, ना कोई घोड़ा, ना ही कोई दैत्य या राक्षस नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें उस घोड़े को चुरा कर मेरे लिए लाना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो जाओ और उस घोड़े को ले आओ। हाँ, तुम भूल कर भी भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अब अपनी दुनिया में नहीं हो। अपने दुनिया में जाने के लिए गुफा पार करनी होगी और इस वक्त गुफा के दरवाजे पर हमारे 100 सैनिक पहरा दे रहे हैं। इसलिए तुम जाओ और हमारे लिए उस यांत्रिक घोड़े को ले आओ। हम तुम्हें उपहार में सुनहरा तोता भी दे देंगे। राजकुमार उस राजा के दरबार के लिए चल पड़ा, परंतु आगे की कोई भी जानकारी उसके पास नहीं थी। राजकुमार बुरी तरह मुसीबत में फंस चुका था। रास्ते में उसे वही मृग मिल गया। मृग राजकुमार को देखते ही बहुत नाराज हुआ। बोला, मैंने तुम्हें बहुत मना किया था, फिर भी तुम मूर्खता करने से बाज नहीं आए। तुम्हें क्या जरूरत थी पिंजरा बदलने की? अब फंस गए हो नई मुसीबत में। चलो एक बार मैं तुम्हारी और मदद कर देता हूँ, परंतु अब मूर्खता करोगे तो मैं तुम्हें और कोई सलाह देने नहीं आऊंगा। देखो, राजा ने अपना यांत्रिक घोड़ा रानी के तालाब के पास एक बगीचे में छुपा कर रखा है। तुम उस बगीचे में जाना, तुम्हें घोड़ा वहां मिल जाएगा। तुम उस घोड़े पर बैठना नहीं, बल्कि एक रस्सी के सहारे उसे महल से दूर ले आना। उसके बाद उसके पीठ पर बैठना। वह तुम्हें जहां चाहोगे वहीं लेकर जाएगा। जाओ और अपने कार्य को अंजाम दो। राजकुमार रानी के तालाब के पास के बगीचा में गया। उसे वह यांत्रिक घोड़ा मिल गया। राजकुमार घोड़ा देखते ही मृग की बात भूल गया कि उसे वहां घोड़ा पर नहीं बैठना है। राजकुमार वहीं घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा उसे लेकर भागता हुआ वहां के राजा के पास पहुंच गया। राजा ने तुरंत राजकुमार को बंदी बनवा लिया। राजा राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो? यांत्रिक घोड़ा को चुराने क्यों आए थे? राजकुमार ने बताया कि मैं एक राजकुमार हूँ और एक मुसीबत में फंसकर घोड़ा चुराने आया था। राजा बोला, तुम्हारी गुस्ताखी माफी के योग्य नहीं है। तुम्हें हर हाल में फांसी होगी।
परंतु हम तुम्हें फांसी से बचने का एक मौका दे सकता हूँ। तुम्हें यह घोड़ा भी दे सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए पड़ोस की राजकुमारी रूपमाला को मेरे लिए लेकर आना होगा। अगर तुम मेरे लिए रूपमाला को ला दोगे तो मैं तुम्हें यह घोड़ा दे दूंगा। नहीं ला सके तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजकुमार की मजबूरी थी। वह पड़ोसी राजा के राजकुमारी को लाने चल पड़ा। वह जानता था कि कार्य असंभव है, फिर भी जिंदगी की आस आखिरी सांस तक लोग तलाशते हैं और सफल भी हो जाते हैं। पानी में वही तैरता है जो पानी में उतरने से नहीं डरता। फिर रास्ते में वही मृग मिल गया। वह राजकुमार पर बहुत क्रोधित होते हुए बोला, मूर्ख देखा परंतु तुम सा नहीं देखा। तुम्हें जो मैं मना करता हूँ तुम वही कर देते हो। चलो एक बार मैं फिर से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम राजमहल में मत जाना। राजकुमारी तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। उल्टे मुसीबत में फंस जाओगे। महल से बाहर रानी का तालाब है। राजकुमारी रूपमाला रोज सुबह स्नान को आती है। तुम वहीं पास के फुलवारी में छुप कर बैठ जाना। जब राजकुमारी स्नान कर महल के लिए लौटने लगे तो तुम निसंकोच बिना भयभीत हुए पूरी हिम्मत के साथ पानी में वही तैरता है जो पानी में उतरने से नहीं डरता। फिर रास्ते में वही मृग मिल गया। वह राजकुमार पर बहुत क्रोधित होते हुए बोला, मूर्ख देखा परंतु तुम सा नहीं देखा। तुम्हें जो मैं मना करता हूँ तुम वही कर देते हो। चलो एक बार मैं फिर से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम राजमहल में मत जाना। राजकुमारी तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। उल्टे मुसीबत में फंस जाओगे। महल से बाहर रानी का तालाब है। राजकुमारी रूपमाला रोज सुबह स्नान को आती है। तुम वहीं पास के फुलवारी में छुप कर बैठ जाना। जब राजकुमारी स्नान कर महल के लिए लौटने लगे तो तुम निसंकोच बिना भयभीत हुए पूरी हिम्मत के साथ राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। हाथ पकड़ते ही वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएगी, परंतु उसकी ममता अपनी माता पिता से लगे होने के कारण एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहेगी। तुम उसे मिलने मत देना, वरना घोर संकट में पड़ जाओगे। राजकुमार चल पड़ा उस राजा के दरबार में। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि रानी का तालाब बहुत ही सुंदर बना है। उसके चारों तरफ बाग बगीचे और सुंदर सुंदर फुलवारी लगी है। राजकुमार छूप कर राजकुमारी के आने का इंतजार करने लगा। सुबह में राजकुमारी स्नान करने को आई और जब स्नान कर लौटने लगी तो राजकुमार हिम्मत कर उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी बोली, अब मैं आपकी हुई, जहां चाहो ले चलो। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु एक विनती है आपसे कि एक बार मुझे मेरे माता पिता से मिल लेने दीजिए। राजकुमार बोला, चालाकी मत दिखाओ, मुझको मुसीबत में डालना चाहती हो। यह बात सुन राजकुमारी रोने लगी। तो राजकुमार बोला, राजकुमारी, चाहे तुम मुझे फांसी चढ़वा दो, परंतु मेरे सामने रोना नहीं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जाओ अपने माता पिता से मिलाओ। राजकुमारी अपने माता पिता से मिलने चली गई। कुछ देर तक राजकुमार वहीं इंतजार करता रहा। राजकुमारी तो वापस नहीं आई, परंतु राजा के सैनिक जरूर आ गए और राजकुमार को गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा बोला, तो तुम राजकुमारी का अपहरण करने आए थे? तुम हो कौन और यहाँ तक आए कैसे? राजकुमार ने बताया कि मैं एक राजकुमार हूँ और लगातार मुसीबत में फंसता चला जा रहा हूँ। राजा बोला, आज मैं तुम्हारी मुसीबत ही खत्म किए देता हूँ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस राजकुमार को ले जाकर फांसी चढ़ा दो। तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं इसे अपना पति मान चुकी हूँ।
अगर आपने इसे फांसी चढ़वा दिया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। राजा राजकुमारी की बात सुन सोचने पर मजबूर हो गया। उसने कुछ देर विचार कर बोला कि मैं तुम्हें अब फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। परंतु तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरे महल के पीछे एक लोहे का पहाड़ है, जिसके चलते हमारे महल में शुद्ध हवा नहीं आ पाती। यदि तुम इस पहाड़ को 3 दिन में हटा देते हो तो मैं राजकुमारी को तुम्हें सौंप दूंगा। राजकुमार बोला, प्रयास करता हूँ। राजकुमार 2 दिन तक कोशिश करता रहा। पहाड़ को हटाना तो दूर, उस पर एक दाग भी नहीं लगा पाया। सहसा वह मृग राजकुमार के पास आ पहुंचा और उससे बोला कि चिंतित न हो मेरे मित्र, लो मैं इसे पल भर में हटाए देता हूँ। उसने अपना सिंग लगाया। उसके सिंग के स्पर्श मात्र से लोहे का पहाड़ गायब हो गया। इतना करने के बाद मृग वहां से चला गया। इधर राजा ने देखा कि राजकुमार तो पहाड़ को गायब कर दिया है, तो इज्जत के साथ उसे दरबार में बुलाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया और उसके साथ राजकुमारी को विदा कर दिया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर मृग मिल गया और राजकुमार से पूछा, कहो मित्र विवाह कर लिया? राजकुमार बोला, हाँ मित्र विवाह तो कर लिया, परंतु हमारी मुश्किल अभी कम नहीं हुई। राजकुमारी को ले जाकर अगले राजा को सौंप दूंगा। उसके यहाँ से घोड़े वाला यंत्र लेकर फिर तोते वाले राजा के पास जाऊंगा। मृग बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे राजकुमारी से तो तुम्हारा विवाह हुआ है, अब यह तुम्हारी पत्नी है और पत्नी का साथ जिंदगी भर निभाना पति का फर्ज है। तुम इस तरह कैसे किसी को अपनी पत्नी सौंप सकते हो? राजकुमार बोला, यही तो दुविधा में हूँ कि अब क्या करूं। राजकुमारी को तो मैं जीते जी अपने से अलग नहीं कर सकता। मित्र अब तुम ही कोई उपाय बताओ। मृग बोला, उपाय बड़ी सरल है। तुम पहले घोड़े के यंत्र वाले राजा के पास जाओ और बोलो कि मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी लाया हूँ, परंतु जब तक तुम मेरे को घोड़े वाला यंत्र नहीं दोगे मैं राजकुमारी तुम्हें नहीं दूंगा। एक बात का ख्याल रखना कि राजकुमारी का हाथ पकड़े रहना, उसे कभी मत छोड़ना। राजा अपने हाथ से यदि यंत्र तुम्हें दे देगा तो वह घोड़ा तुम्हारी मर्जी से चलने लगेगा। वह लौटकर राजा के पास नहीं आएगा और जब तुम राजकुमारी का हाथ पकड़े रहोगे तो राजकुमारी खुद ब खुद घोड़े पर सवार हो जाएगी। तुम बेग से राजकुमारी को लेकर निकल जाना। राजा हाथ मलता रह जाएगा। तुम यही तरकीब तोते वाला राजा पर आजमाना। तोता मिलते ही उड़ान छू हो जाना। इतना सब करके आओ, मैं तुमसे गुफा के बाहर मिलता हूँ। राजकुमार मृग के बताए अनुसार कार्य करते हुए राजकुमारी घोड़े वाला यंत्र और तोता लेकर भागते हुए गुफा से बाहर आ गया। मृग उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार बोला, मित्र तुमने हमारे लिए क्या नहीं किया? परंतु मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब मृग बोला, तुम यदि मेरे पर खुश हो तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दो। राजकुमार बोला, मित्र यह कहकर मुझे क्यों दुख पहुंचाना चाहते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, परंतु तुम्हें खरोच नहीं आने दे सकता। मृग बोला, चलो जब तुम मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो अपने घर खुशी खुशी लौट जाओ। राजकुमारी का विशेष ख्याल रखना, इसे कभी कोई तकलीफ मत पहुंचने देना। हाँ एक बात और, जाते वक्त रास्ते में कोई कितना भी अपना हो, मुसीबत में हो, फिर भी उसकी कोई मदद मत करना। दूसरी बात कि घर लौटते वक्त किसी कुंभे के पास मत जाना। राजकुमार मृग से वादा किया कि
आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। वह अपनी पत्नी, यांत्रिक घोड़ा और तोता को लेकर आगे बढ़ रहा था कि देखा कि उसके दोनों भाई को वनवासी फांसी पर लटकाने ले जा रहे हैं। राजकुमार जब वहां रुककर देखने लगा तो राजकुमारी ने आगाह किया कि आपको मृग की बातों का ध्यान रखना चाहिए, अतः आप यहाँ मत रुकिए। राजकुमार बोला, राजकुमारी, ये जो फांसी चढ़ने जा रहे हैं, ये दोनों मेरे भाई हैं। मैं अपनी आंखों के सामने फांसी चढ़ते इन्हें कैसे देख सकता हूँ? फिर पिताजी ने मुझे इन दोनों के खोज के लिए भी भेजा था, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? राजकुमारी बोली, जब मुसीबत अपनों पर आ पड़ी है तो आपको अवश्य इनकी सहायता करनी चाहिए। राजकुमार बनवासी के सरदार से पूछा कि आप इन दोनों को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? तो उसने बताया कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हम लोगों ने नर्तकियों को बुलाया था। सबाब और कबाब, ऊपर से मदिरा की भी व्यवस्था थी। ये दोनों बिन बुलाए आकर उसमें शामिल हो गए। खूब छक कर दावत उड़ाए, वेश्याओं संग रंगरेलियां मनाई, मगर जब खर्चे देने की बारी आई तो आंखें दिखा रहे हैं। हम इन्हें फांसी चढ़ा झगड़े की जड़ को ही खत्म कर दे रहे हैं। राजकुमार बोला, सरदार जी, आपका जितना इन पर खर्चा हुआ है मेरे से ले लीजिए और इन दोनों को छोड़ दीजिए। सरदार बोला, 1000 स्वर्ण मुद्रा लूंगा, तब दोनों हरामी को छोड़ूंगा। राजकुमार बोला, इस वक्त हमारे पास तो 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं है, परंतु मेरी पत्नी के गले में 1000 स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक का हीरो का हार है, आप इसे ही ले लीजिए। सरदार बोला, राजकुमार, हम आपकी पत्नी का हार नहीं ले सकते, वह हमारी भी बेटी बहन लगेगी। हम अपनी बहन बेटी के सुहाग चिन्ह नहीं लेते। हम आपके जुबान पर दोनों कमीनों को छोड़ रहे हैं, आप फिर कभी खर्चे दे जाना। राजकुमार दोनों को छुड़ाकर साथ ले आगे बढ़ा। आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिला। दोनों भाइयों ने छोटे राजकुमार से कहा, छोटे, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, इस कुएं से पानी निकालकर पीला देता कितना अच्छा होता। राजकुमारी ने अपने पति को इशारों में मना किया, परंतु छोटा राजकुमार पत्नी के इशारों की अनदेखी कर दोनों भाइयों को पानी पिलाने के लिए कुआं से पानी निकालने लगा। वह ज्यों ही कुएं में पानी निकालने के लिए झुका, दोनों ने उसे कुएं में धकेल दिया और राजकुमारी को घसीटकर साथ ले जाने लगे। राजकुमारी ने विरोध किया तो बड़ा बोला, अब तुम हमारी पत्नी हो। तभी मझला बोला, अरे वाह, तुम कमाल करते हो, अरे तुम उम्र के हिसाब से काफी बड़े हो, इसलिए यह हमारी पत्नी है। राजकुमारी के लिए दोनों वापस में लड़ने लगे। तभी रास्ते में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह प्यासा था, पानी पीने के लिए कुएं पर जा रहा था। वह जब दोनों को एक स्त्री के लिए लड़ते झगड़ते देखा तो बोला, अरे काहे लड़ते हो, स्त्री किसकी पत्नी है, इसका फैसला राजा से जाकर करा लो। दोनों बोले, यही ठीक रहेगा। दोनों तोता, जादुई घोड़ा और राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंचे तथा राजा से बोले कि पिताजी, हमने आपके लिए तोता, यांत्रिक घोड़ा तथा अपने लिए पत्नी लेकर आए हैं। राजा बोला, परंतु राजकुमारी तो एक ही लाए हो और कह रहे हो कि पत्नी हमारी है, तो दोनों में से किसकी पत्नी है? दोनों राजकुमार बोले कि पिताजी, आपसे यही निर्णय कराने के लिए यहाँ आए हैं कि आप ही तय करो कि यह किसकी पत्नी है। राजा बोला, ये तो राजकुमारी ही तय करेगी कि तुम दोनों में किसे पसंद करती है। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम दोनों में किसे पसंद करती हो? राजकुमारी बोली, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो फिर इन दोनों को कैसे पसंद कर सकती हूँ? एक विवाहिता स्त्री अपने पति के अलावा और किसी को नहीं पसंद करती।
इन दोनों ने मेरे पति के साथ बहुत अन्याय किया है। इधर वह आदमी जो दोनों का झगड़ा छुड़ाया था, पानी पीने कुआं पर गया तो देखा कि एक राजकुमार कुआं में जीवन बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। वह पानी में तैरते तैरते थक चुका था, अब डूबने ही वाला था कि ऊपर से वह आदमी ने तुरंत रस्सी डाल राजकुमार को बाहर निकाल दिया। राजकुमार उस आदमी को धन्यवाद दे राजमहल के लिए चल पड़ा। उधर रानी को दोनों राजकुमारों पर कुछ शंका हुई तो वह राजकुमारी को अपने साथ अपने कक्ष में ले गई तथा उससे सच्चाई जाननी चाहिए। राजकुमारी ने सारा वाकया रानी को बता दिया और बताई कि मैं आपके छोटे बेटे की विवाहिता हूँ, परंतु ये दोनों कामांध ज्येष्ठ मेरे पति को कुएं में ढकेल मुझ पर पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। रानी ने सोच लिया कि राजा भी मेरे छोटे पुत्र के साथ अन्याय ही करेगा, क्योंकि वह तो उसे अपना बेटा मानता ही नहीं, जबकि राजा धर्मात्मा नहीं, एक खुद व्यभिचारी राजा है। आज भरी दरबार में उसकी सच्चाई उजागर करनी ही होगी। रानी राजकुमारी और अपने साथ राज नर्तकी को लेकर राज दरबार में आ गई। राजा के दोनों बेटा राजकुमारी पर अपना दावा कर रहे थे और राजा से तत्काल निर्णय लेने को कह रहे थे। रानी बीच में बोल पड़ी कि राजा धर्मात्मा राजा नहीं है, ये किसी के साथ न्याय कर ही नहीं सकते। राजा बोला, रानी तुम ये क्या कह रही हो? रानी बोली, मैं ठीक कह रही हूँ। आपका संबंध अनैतिक तरीके से इस नर्तकी के साथ रहा है, तो आप धर्मात्मा कैसे हुए? और रही बात 12 महीने बाद छोटे राजकुमार के जन्म की, तो ये नर्तकी बताएगी कि मैंने 12 महीने बाद नहीं बल्कि 9वें महीने में आपके पुत्र को जन्म दिया था। राजा आश्चर्य से नर्तकी की तरफ देखने लगा। तब नर्तकी ने बताया कि महाराज रानी आपके और हमारे संबंध को जानती थी, और जब आप रानी से 12 महीने के लिए दूर थे, फिर भी मुझसे मिलने हर महीने आया करते थे। उस दौरान मैंने अपने बदले एक बार नहीं 3 बार रानी को आपके पास भेजा था। छोटा राजकुमार किसी और का नहीं, आपका बेटा है। रानी एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के सुख के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, और आप व्यभिचारी होकर भी धर्मात्मा बने बैठे थे। आपके दोनों राजकुमार भी आपके राह पर चल पड़े हैं। अपने छोटे भाई की पत्नी पर अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। संयोग से छोटा राजकुमार उसी वक्त दरबार में पहुंच गया और शुरू से अंत तक का माजरा कह सुनाया। तो राजा अपने दोनों राजकुमारों पर बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि ऐसे दुराचारियों के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखें। राजा ने छोटे राजकुमार को राजा बना दिया और खुद वन में तपस्या करने चला गया। राजा बनने के बाद राजकुमार अपनी पत्नी से कहा कि हमें उस मृग को राजमहल में लाना चाहिए। उसने हमारी बहुत मदद की, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। तुम मेरे साथ चलो, स्त्री हो, शायद तुम्हारी बात मान वह मृग हमारे साथ महल में आने को तैयार हो जाए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर जंगल में गया तो उसे मृग को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजकुमारी मृग से बोली कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, मेरे साथ मेरे महल में चलकर रहो, हम आपको लेने आए हैं। राजकुमारी की बात सुन मृग के आंखों से आंसू गिरने लगे। वह राजकुमारी से बोला, बहन, मैं तुम्हारे भाई की तरह नहीं बल्कि संगा भाई हूँ और तुमसे बड़ा हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप देकर मृग बना दिया था, परंतु वास्तविक रूप में आने का उपाय भी बताया था कि तुम्हारे बहन का पति अगर तुम्हारी गर्दन काट दे तो मैं फिर से राजकुमार में बदल जाऊंगा। राजकुमार ने अपनी तलवार से मृग की गर्दन काट दिया, पर यह क्या मृग तो कहीं दिखा नहीं। सुंदर राजकुमार
राजकुमार सामने खड़ा हो गया। बहन भाई वर्षों से बिछड़ गए थे, गले लगकर खूब रोए, परंतु ये दुख के नहीं खुशी के आंसू थे। सभी राजमहल आ गए। कुछ दिन बहन के पास रहने के बाद राजकुमार अपने नगर को चला गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।